Let's get to know about Marfan syndrome. तो Marfan syndrome क्या होता है? It's basically a genetic connective tissue disorder. And what does it affect mainly? तो mainly ये skeleton को affect करता है, आपके हार्ट को affect करता है, आइज़ को affect करता है और lungs को affect करता है. क्यों करता है, कैसे करता है, हम ये आगे जाके देखेंगे. You can also remember these four things through the mnemonic shell: skeleton, heart, eyes and lungs. बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसमें म्यूटेशन होती है. म्यूटेशन होती है ऑफ द FPN1 जीन विच इज़ मेकिंग योर फाइब्रिलिन. ओके, दिस इज़ अ जीन, इसमें म्यूटेशन होती है, इससे बनने वाला प्रोटीन सही से नहीं बन पाता एंड फिर हमारे पास डिफॉर्मिटीज़ होती हैं. तो बेसिकली व्हाट हैपन्स इन इट, व्हाट्स गोइंग ऑन, it is autosomal dominant genetic disorder. And basically, what is fibrillin? Fibrillin is actually a component of your extracellular matrix. ठीक है, extracellular matrix में you have elastic fibers, you have elastin. ठीक है, उसका एक component होता है, elastic fibers का एक component होता है. ठीक है, और वो होता है fibrillin. और फाइब्रिलिन अगर सही नहीं होता तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं इन skeleton and all of these parts. So the mutations can be inherited but they also can be spontaneous. ठीक है, और इसमें आपका कनेक्टिव टिश्यू सही नहीं होता क्योंकि वी नो दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, सो what is fibrillin? It is a structural glycoprotein. Okay, and it forms microfibrils. ठीक है, फाइब्रिलिन के फंक्शन जो होते हैं ना वो दो होते हैं. देखो, एक तो ये सपोर्ट करता है इलास्टिक फाइबर्स को, दूसरा ये क्या करता है, आपकी TGF बीटा जो कि ग्रोथ सिग्नलिंग होती है उसको कंट्रोल करता है. तो दो तरह से इसके किसकी मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं. एक तरह से तो ये आपके कनेक्टिव टिश्यू का इफेक्ट करेगा. ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करेगा, उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा, और इसके साथ साथ ये ग्रोथ सिग्नलिंग को भी इफेक्ट करता है. राइट, जो TGF बीटा की सिग्नलिंग है. राइट, सो वेयर इज़ फाइब्रिलिन बेसिकली फाउंड. क्योंकि अब आपके पास फाइब्रिलिन की डिफॉर्मिटी है, अगर आपको पता चल जाएगा कि फाइब्रिलिन कहाँ कहाँ पर है तो यू कैन नो कि यहाँ यहाँ पर डिफॉर्मिटी हो सकती है. अब देखो, हमें पता है कि फाइब्रिलिन किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है. फाइब्रिलिन सपोर्ट कर रहा है इलास्टिक फाइबर्स को. राइट, इलास्टिक फाइबर्स को. और इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये ना रिकॉयल देते हैं आपकी बॉडी को, स्ट्रक्चर को. जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, लाइक आप स्ट्रेच हुआ, तो वापस से इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन में लाना इलास्टिक फाइबर्स का काम होता है. राइट, इसलिए ये जैसे एओटा में आपको बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ पर प्रेशर से ब्लड जा रहा होता है और फिर आप चाहते हो कि इलास्टिक रिकॉयल हो कि वापस अपनी पोजीशन पे पूरे प्रेशर में बह ना जाए पूरी हमारी एओटा. उसके अलावा आपके पास लिगामेंट्स होते हैं. ठीक है, टेंडन्स होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है. यू वांट योर बॉडी स्ट्रक्चर टू कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो उसमें ये आपके पास रोल प्ले करते हैं. ऑल्सो हार्ट वॉल्व्स, you want them to come back to their normal position after performing their pressurized acts. And aorta, blood vessels, heart valves, and then in the eyes you have lens, zonules. Also in lungs, bronchi and other parts of the lungs, skin and ligaments. ये तो बहुत ही important है, बहुत ही understood सी बात है. ओके, इसमें अब अगर आके वो किसी को है मारफान सिंड्रोम तो क्या क्या उसमें हो सकता है. उसमें देखो, वीक इलास्टिक फाइबर्स होंगे, उसमें पुअर टिश्यू स्ट्रेंथ होगी, टिश्यू सही से उनकी इनकी स्ट्रेंथ कम होगी, एक्सेस टिश्यू स्ट्रेचिंग एक्सेस टिश्यू स्ट्रेचिंग हो जाएगी. यू नो, नथिंग इज ब्रिंगिंग देम बैक टू नॉर्मल, तो वो एक्सेस स्ट्रेचिंग उनकी हुई जा रही है. इलास्टिक फाइबर्स उनके वीक हैं. अब नॉर्मल ग्रोथ सिग्नलिंग है. राइट, ये भी हमने दो उसकी जो हमने पढ़ा था, एक कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट कर रहा था, एक अपनी ग्रोथ सिग्नलिंग को इफेक्ट कर रहा था. तो ये दो तरह की मैनिफेस्टेशंस हैं इसमें. अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके स्केलेटल फीचर्स में क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले तो
अब ग्रोथ सिग्नलिंग सही से नहीं हो रही और आपके जो लॉन्ग बोन्स हैं दे कीप ग्रोइंग, दे कीप ग्रोइंग, दे कीप ग्रोइंग। तो टॉल स्टैचर हो सकता है, लॉन्ग लिम्स हो सकती हैं, एरेक्नोडेक्टाइली होती है कि आपके पास जो फिंगर्स हैं ना वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं आपके टोज़ की, और आपकी फिंगर्स और टोज़ बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन सी पैक्टिस डिफॉर्मिटीज़, जो कि आपके पास जो चेस्ट वॉल है ना उसकी शेप एबनॉर्मल सी होती है। एंड यू कैन ऑल्सो सी स्कोलियोसिस in these patients. Then, why is a person tall in Marfan? We already discussed it. There is poor growth regulation, there is excess TGF beta activity, there is overgrowth of long bones, and also there is delayed epiphyseal closure, right? अगर इसके कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में देखें तो एओटिक वॉल्व डायलेटेशन हो जाती है, ठीक है। You have aneurysm formation. Also you have aortic dissection due to like rupture यहाँ पर हो जाता है और फिर blood accumulates here and mitral valve prolapse हो जाता है कि आपके पास जैसे हार्ट में यहाँ पर, my god this is the worst heart ever, यहाँ पर mitral valve बिल्कुल ऐसे हो जाता है, that is called mitral valve prolapse. उसके बाद वाई द एओटा इज़ अफेक्टेड, एओटा क्यों अफेक्ट हो रही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उस इस यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया कि उसको इलास्टिक रिकॉयल चाहिए होता है, वी वांट इट टू बी बैक, वी हैव वीक वेसल वॉल, एंड देन देयर इज ऑल्सो रिस्क ऑफ रप्चर। ओके, if you have a look at the ocular features of a patient who is suffering with Marfan syndrome, then we have ectopia lentis, we have myopia, we have retinal detachment risk. Why? Because zonular fibers जो होते हैं वो weak होते हैं. We have poor lens support and also we have upward lens displacement. Lens upwardly displace हो जाते हैं. Then if we have a look at the pulmonary features, then we would see ये spontaneous pneumothorax हो जाता है और alveolar walls weak होती हैं और apical flaps हो जाते हैं इधर ना पेशेंट को. अच्छा, स्किन और दूसरे अगर फीचर्स में देखें तो इस बंदे को स्ट्रेच मार्क्स आपको नज़र आएंगे क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी भी वीक है, जॉइंट हाइपर मोबिलिटी होती है और हर्नियाज भी होते हैं. अगर आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में देखो तो आप उसमें जो आपको चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं टू डायग्नोस इट, it includes aortic dilatation, it includes lens dislocation, also family history and genetic conformation. इन्वेस्टिगेशंस आप किस तरह से करोगे? आप इकोकार्डियोग्राफी को यूज़ करोगे, आप आई एग्जामिनेशन करोगे, आप जेनेटिक टेस्टिंग करोगे, एंड ऑल्सो यू वुड हैव अ लुक एट स्केलेटल सिस्टम. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या हो जाता है? एलर्डन-लॉस सिंड्रोम होता है, होमोसिस्टिनूरिया होता है और whatever that thing is. मैनेजमेंट में यू यूज़ बीटा ब्लॉकर्स, राइट? बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देंगे. व्हेन योर हार्ट वुड बी, तो उधर से जैसे एओटा, ओह माय गॉड दिस इज़ द वर्स्ट ड्राइंग ऑफ हार्ट एवर. यहाँ पे एओटा होगी, ठीक है, तो एओटा के पास कम प्रेशर से ब्लड जाएगा और डायलिटेशन के रिस्क कम होंगे. ARBs भी हम यूज़ करते हैं और बिकॉज ARBs वुड डिक्रीज द लाइक, वो क्या करते हैं ये प्री लोड और आफ्टर लोड कम करती हैं, है ना, यही करती हैं ना. उसके अलावा वी हैव रेगुलर, वी शुड मॉनिटर इट रेगुलरली एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैन ऑल्सो हेल्प. एंड सर्जिकल मैनेजमेंट में यू कैन डू एओर्टिक रूट डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट, you can prevent rupture, you can also, and also surgical management is indicated in the severe dilatation. जब severe dilatation होती है तब आप यूज़ करते हो सर्जिकल मैनेजमेंट. तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? हार्ट फेलियर हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है, सडन डेथ भी हो सकती है और एओर्टिक रप्चर होता है. प्रोग्नोसिस में व्हाट डू यू सी? अगर आप अर्ली डायग्नोसिस कर लो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अर्ली डायग्नोसिस से आप यू कैन सेव लाइफ,
you can improve the prognosis. In this case, like lifelong monitoring required होती है. आपको मार्फान सिंड्रोम के पेशेंट को लाइफ लॉन्ग के लिए मॉनिटर करना होता है, और नॉर्मल लाइफ स्पैन पॉसिबल होता है विद केयर. ओके. अच्छा, अब अगर आपके पास क्वेश्चंस आए तो उसमें व्हाट टिडबिट्स दे कैन पुट इन. तो टॉल एडोलिसेंट मेल होता है, उसकी लॉन्ग फिंगर्स होती हैं, चेस्ट पेन होता है उसको, और लेंस डिसलोकेशन होती है, और देन दैट पर्सन इज अ सस्पेक्ट ऑफ Marfan syndrome. What did we discuss? We saw that whatever that is written here. God, I'm so casual about teaching. Anyways, that was my first lecture. I like teaching and I would try to improve in the coming videos. And you can also tell me कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो you can just let me know. I would work on that and I would like uh, study that topic next. Also, if you want me to teach some specific subject, you can also tell me that. Because right now I don't have a system of how I'm gonna be taking this, but I would love to like keep posting and keep teaching on here because I love doing this. I love teaching. I hope that helped. If you have any question, you can just put in the comments. I would reply. Yeah. Thank you. Thank you for watching this.